हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ JRF अड्डा। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास एज अ लॉ एजुकेटर ऑफ JRF अड्डा। yesterday Aditi we introduced on my on the YouTube channel. So today is my first class as a law educator of JRF Adda. Means I will discuss paper 2 of law. Paper 2, which is paper 2 of UGC net examination. So my qualification is I have done my LLM in criminal law. Means I have done a Bachelor of Laws, and I have also done LLM Masters in criminal law. Qualified UGC net examination in December 2022 in first attempt. I am working as assistant professor in a reputed college of Kanpur, which has a history of more than 100 years. So today I will discuss syllabus of UGC net examination paper 2, that is law. पेपर 2 का मैं आपसे पेपर डिस्कस करूंगा, सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट, जितना मैं अभी शॉर्ट में डिस्कस कर सकता हूँ उससे अभी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपसे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर आपको पता है 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स, और आइडियली कहा जाता है हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइडियली होता है लेकिन वेरी करते हैं। तो अभी मैं जूरिस्प्रूडेंस की जो यूनिट है उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपसे दूसरी यूनिट्स के बारे में, इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पर हर एक यूनिट का अलग अलग मैटर, मतलब हर एक यूनिट को तैयार करने के लिए अलग तरीका है। आप ये नहीं कहेंगे एक ही अप्रोच से सारी यूनिट तैयार करनी है, हर एक यूनिट का अलग अप्रोच है। ठीक, हर एक यूनिट का अलग अप्रोच है। तो पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है। फिर आगे मैं अभी लास्ट में मैं जूरिस्प्रूडेंस पे भी आऊंगा। अभी तक के लिए देखिए, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हर बच्चा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है वो उनके LLB फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है, और वो अच्छे से करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका अच्छे से तैयार होता है। तो तभी देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है एंड ड्यूटीज एंड DPSP। आपको पता है ये पूरा जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। यहां पर आप कुछ मेन केसेस को भी पढ़ के आपका अच्छे से, कुछ लैंडमार्क केसेस, केस फॉर भारती हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गए, तो ये केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज को अच्छे से याद करके, अच्छे से मतलब समझ के अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं। और इजली फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, कभी कभी फंडामेंटल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। DPS फंडामेंटल ड्यूटी से भी पूछा जाने लगा है। अभी के जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ फंडामेंटल ड्यूटी से एग्जाम क्वेश्चन आए थे, तो एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से मानिए। मैंने देखिए साढ़े 2-3 साल से मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे क्या पैटर्न है, तो मैं आपको बता सकूंगा कि किस तरीके से, किस पोर्शन से कहाँ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ कम आते हैं, उस हिसाब से। तो ये देखिए प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छे से इन सेंस करंट की अगर केसेस की बात करें तो मैंने करंट के केसेस देखे हैं, 1 से 2 केसेस आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन लैंडमार्क केसेस तो आते ही आते हैं। और यहां पर जो केसेस का पैटर्न है आपको उसके ईयर भी याद करने पड़े, और कभी कभी उसी से पैराग्राफ भी एग्जाम में दे देते हैं, तो पैरा के भी 5 क्वेश्चन बन सकते हैं उसी से। तो आपको अच्छे से स्टडी करना। अब यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द रिलेशन, ये इसको एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें मतलब क्या होता है, यूनियन का जो होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूनियन का पढ़ लेंगे पूरा तो स्टेट का से थोड़ा सिमिलर हो जाता है, और यूनियन पे अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो स्टेट से क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा क्योंकि कुछ ही चीजें चेंज है। अदरवाइज आर्टिकल नंबर चेंज है स्टेट के लिए, और कुछ सेक्शन आर्टिकल में डिफरेंट, अदरवाइज सब कुछ सेम है। जुडिशरी से क्वेश्चन आता ही आता है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही हर एग्जाम में लगभग। सुप्रीम कोर्ट को तो आपको अच्छे से करना, हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है।
इमरजेंसी प्रोविजन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा से, 352 से 360 आता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक मैं बता दूंगा, इसलिए याद हो जाएंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये तो टॉपिक है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल जैसा सब्जेक्ट है, जब भी टीचर पेपर बनाता है तो एक ब्रॉड सिलेबस तो रखता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हैं आउट ऑफ द इनके अलावा भी आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम मार्क करते हैं हर स्टूडेंट को पता है। अब जैसे एक बार मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया था, देखा था, सर मैंने क्लियर किया था, एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड से क्वेश्चन पूछ लिया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन पूछ लिया था। पता है आपको 301 के आसपास है, हमसे स्टार्ट होता है। तो वो कोर्स में नहीं है, लेकिन पूछा गया था। तो आप इस तरीके से इस सब्जेक्ट में ये अप्रोच करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको इनमें तो अच्छा फोकस करना है, इसके अलावा आपको सेक्शंस को, आर्टिकल्स को एक बार रीड आउट करना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि केसेस को भी, अगर जो लैंडमार्क केसेस है उनको भी पढ़िए, क्योंकि इससे आपको कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो आपको जनरली मिल जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और क्या होगा, +5 आपको इसी से पैरा भी मिलने के चांसेस है। देखिए पैरा की अप्रोच भी चेंज होती रहती है हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अभी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया उसमें जो पैरा था, क्वेश्चन के आंसर्स में नहीं थे, वो एक दे दिया गया, लेकिन आपको अदर जजमेंट का बेसिस है, और जजमेंट का आपको पता ही कौन सा जजमेंट है, तो आप उसमें इजिली तरीके से उसको क्रैक कर सकते थे। लेकिन जजमेंट नहीं पड़ा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, सिंपली सारे क्वेश्चन के आंसर पैरा में, तो ये डिफर करता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और बच्चों को आता भी है, कोई इतना टफ नहीं, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एलएलबी में पढ़ा है, एलएलएम में भी अगर आप सब्जेक्ट लिए भी अदर भी है, तो भी आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, पूछे जाते हैं। अब देखिए आया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए इसमें क्या है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं एक वैलिड आइडिया बता रहा हूँ, ऊपर नीचे होता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड। मेरे पास इसके 10 से 15 पेज के नोट्स हैं, उसमें से पेपर आ जाता है। फिर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेफिनेशंस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। ऐसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उस पर, तो कुछ टॉपिक है और थोड़ा सा 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो बता देंगे, तो ये आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए यूजीसी नेट का जो लॉ का एग्जामिनेशन है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ छोड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़िए, जो लेस इंपॉर्टेंट को कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए सब कुछ। नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि जो लॉ का बच्चा होता है वो ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी कर रहा होता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन के फेज में होता है, उसकी तैयारी अच्छी होती है, इसलिए इसकी मेरिट हाई जाती है, ठीक है। मेरिट लो नहीं जाती, आपको पता ही है। अगर लो जाती तो मतलब पेपर का बहुत ही टफ आ गया, तो बात है, ठीक है। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक है, इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ेंगे, अच्छे से आप नंबर स्कोर करेंगे। अब देखिए यह है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। अब देखिए इंटरनेशनल लॉ में इसकी क्या अप्रोच है, इंटरनेशनल लॉ की, इसमें आपको हर साल, मतलब हर एग्जाम में आपको एक ना एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी। इन्होंने क्या कहा था, ओपेनहाइमर ने क्या कहा था, नेचर एंड बेसिस में क्या पूछा जाएगा, क्या नेचर है, कौन सी थ्योरी, मोनिज्म थ्योरी कौन ऑथर फॉलो करते हैं, कौन सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो मतलब हॉट टॉपिक कह सकते हैं यूजीसी नेट के लिए लॉ में, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आप उसके डिफर नहीं कर सकते, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको आप पढ़ेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इसी पोर्शन से आपको पहले टॉपिक से मिल जाएंगे। एक तो मिनिमम हो सकता है 2 मिलेगा, एक तो मिनिमम मिलेगा, 2 मिल जाए। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में 1 बनने के चांसेस है। अब रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसमें आपको बस एक जनरल उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स है, क्या गवर्नमेंट है, बहुत ही 2-3 लाइन का है, तो जनरल मीनिंग समझ लेंगे हो जाए। नेशनैलिटी, इमाइग्रेंट, रेफ्यूजी, इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये बहुत आसान से आराम से हो जाए।
तो इसमें तो टफ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इजी है, बहुत ही लिमिटेड है मैटर, ज्यादा इसमें बाहर वो लोग नहीं जाते हैं। हाँ, इंटरनेशनल लॉ में जो पूछे जाते हैं बच्चे नहीं बता पाते हैं, वो होता है केस लॉ। तो हम लोगों को केस लॉ तो पता है, अब वो क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी लगाने को या माइनॉरिटी के जजमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ के केसेस है वो हम लोग जनरली केवल उसका जिस्ट पढ़ते हैं, और वो थोड़ा ध्यान में रखना होता है, अदरवाइज तो इंटरनेशनल लॉ आराम से क्रैक कर सकते हैं। यूएन एंड इट्स ऑर्गन, इसमें तो आराम से आप क्वेश्चन करें, यूपी जुडिशरी में टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन होते हैं आते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग यूएन चार्टर पढ़ के जाए, उसका बेसिक पढ़े, क्वेश्चन आपका हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको बेसिक इसकी हिस्ट्री, कब बना, कैसे बना, क्या डेट है, इस टाइप की चीजें। इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में शायद इसका ऑर्गेनाइजेशन की डेट पूछी गई थी, कब बना था, तो ये भी आपको बेस पता होना चाहिए। अब देखिए आईएचएल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएचएल, ये भी एक टॉपिक है, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन दे देगा और बहुत ही कम मेहनत में आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड 5 से 6 पेज के इसके नोट्स है, उससे पूरा आईएचएल खत्म हो जाता है। आईएचएल के लिए आपको बहुत ही अंदर नहीं जाएंगे, बेसिक पर्पस पूछेंगे, आईएचएल का क्या है, कैसे है, क्या मेन मेन प्रोटोकॉल्स है, क्या कन्वेंशन है, बहुत ही लिमिटेड है, जिनेवा बहुत ही कन्वेंशन है, बहुत ही लिमिटेड है, ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना है। बेसिक कब हुआ, किससे रिलेटेड है, क्या प्रपोजल है, बेसिक बेसिक, ठीक। अब देखिए लॉ ऑफ क्रेडिट, देखिए अब इसमें आपको मैं बताऊं, अब सबसे पहले इस समय बच्चे डिस्कस सोचेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ आ चुके हैं, अब आप लोग पूछेंगे सर ये इसमें भारतीय न्याय संहिता आएगी कि न्यू की हमारी आईपीसी आएगी। देखिए अगर हम लोग अभी की एग्जाम की बात करें, जो यूजीसी नेट का अभी अगस्त में शेड्यूल्ड है, जो कैंसिल हो गया था अनफॉर्चुनेटली, उसमें 95% प्रोबेबिलिटी है कि आईपीसी पूछी जाएगी। आज मेरा कॉलेज में डिस्कशन हुआ था टीचर से, तो उनसे ही बात हुई थी कि अभी यूजीसी नेट में 95% प्रोबेबिलिटी है कि आईपीसी पूछेंगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है जून में जो हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन पहले आया था और उस समय हमारी आईपीसी चल रही थी, तो 95 से 99% तक चांसेस है अभी आईपीसी पूछी जाए। लेकिन आफ्टर दैट जो अगला दिसंबर वाला है, वहां भारतीय न्याय संहिता पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर आप लोग इसमें अगर तैयारी आप अभी के अगस्त के हिसाब से कर रहे हैं, तो अभी आप लोग आईपीसी पे फोकस करिए, ठीक है। लेकिन अगर दिसंबर के लिए तो आप भारतीय न्याय संहिता पे फोकस करिए, और अब जो पढ़ने हैं क्रिमिनल लॉ अभी के रीसेंट पर्सपेक्टिव ईयर्स में कंपेयर करके पढ़ने पड़े, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखिए सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा इनको, लॉ के टाइम को, लॉ ऑफ क्राइम को। तो अभी के लिए आप ये करिए, उसके बाद अगर आपको दिसंबर, तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पूरा पढ़िए, क्योंकि इसमें भी आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। आईपीसी में क्वेश्चन वो कहीं से पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जनरल प्रिंसिपल्स, एक्टर्स रियल मेंशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है। स्टेजेस ऑफ क्राइम, इस पे एक क्वेश्चन के मिलने के चांसेस होते हैं। जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 तक है। इसमें क्या होता है, देखिए आपको इसमें वो लोग पनिशमेंट पूछते हैं, पनिशमेंट याद करनी पड़ती है आपको, मतलब आईपीसी के सेक्शंस में, मतलब मैं पूरे आईपीसी के सेक्शंस की बात करूं, पनिशमेंट पूछी जा सकती है, तो उसको आपको एक थॉरो स्टडी देखनी पड़ेगी। ऑफेंसेस अगर ह्यूमन बॉडी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आईपीसी में तो कहूंगा आईपीसी जैसे सब्जेक्ट को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेन इसमें भी कुछ चीजें बहुत ही अनइंपॉर्टेंट हम लोग हटा देंगे, लेकिन जैसे अब आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी के जो 378 से आप स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सेक्शन तो पढ़िए ही पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, उसी के साथ उसकी जो पनिशमेंट है उसको भी देखते थे, क्योंकि पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये है टॉट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हर यूनिट के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की करने का तरीका, पैटर्न अलग है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। एक यूनिट अपने आप में एक बुक है, आपको पता है। ये सब्जेक्ट जो हम लोग टॉट पढ़ रहे हैं, टॉट हमारा एक सेमेस्टर का एक पेपर होता था, तो हर एक यूनिट एक पेपर है मान लीजिए, और कुछ यूनिट में 2-3 पेपर मिला के डालेगा, तो सिलेबस तो लेंदी है, लेकिन आपको ट्रिक से जनरल ओवरव्यू करना है। ये नहीं कि बहुत ही रट के एग्जाम नहीं निकलेगा,
थॉरो स्टडी से निकलेगा, आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, मेन है इंपॉर्टेंट चीजें उनको ज्यादा पढ़ना है, अनइंपॉर्टेंट को एक बार रीड आउट करना। अनइंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं, यूजीसी नेट में हर चीज पूछी जाती है। 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट दे देंगे, एक अनइंपॉर्टेंट दे देंगे और वहीं से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए टॉट का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, पेपर बहुत ही अच्छा बनता है। टॉट के क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं टॉट, और बेसिक है, ज्यादा एडवांस नहीं जाते हैं ये लोग। हाँ, ये जैसे टॉट के तो आप लोग क्लियर ही कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, 2-3 ऑथर के रेफरेंस हो जाते हैं। और इन सब के वो एक्सेप्शंस पे जाते हैं कि कैसे क्या एक्सेप्शंस है, वो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में केसेस में चले जाते हैं, फ्लेचर हो गया और 1-2 केसेस उस पर चलेगा। तो बेसिक इसमें नोट्स हैं कुछ मेरे, मैं बता दूंगा, आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे, टॉट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये लिखा है 1986, लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है 2019 का, लेकिन लिखा है। अब यही चीज हो सकता है भारतीय न्याय आईपीसी में भी लोग करें, लिखे लिखे हो सकता है सिलेबस ना चेंज करें और भारतीय न्याय पूछे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जाम से मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मुझे जहां तक उम्मीद है इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पुरानी आईपीसी पूछेंगे और नेक्स्ट वाले में वो पूछे जा सकते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ना, 2019 का हमको इसमें एक्ट पढ़ना है। बेसिक ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाते हैं वो लोग, बेसिक क्योंकि अभी नया एक्ट आया है, पर्पस पे पढ़ना है इसका, और जो जो चीज पर्पस पढ़ना है और जो जो चीजें चेंज हुई है, नई चीजें आई है, वो हमको पढ़नी, हर चीज नहीं पढ़नी। मैं बताऊंगा मोटर व्हीकल एक्ट भी हम लोगों को लिमिटेड पढ़ना, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, बहुत ही लिमिटेड पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट में क्या करना है, हमको एक्ट का ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ना, इंडेक्स पढ़ना, हल्का सा व्यू लेना है, बहुत थॉरो स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि कंपटीशन एक्ट का बेसिक पर्पस पता होना, ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना। जो आपको क्योंकि कंपटीशन एक्ट हर बच्चा नहीं पढ़ता है, तो हर एक एक्ट आपको पूरे थॉरो स्टडी नहीं करनी, कुछ एक्ट की थॉरो स्टडी करनी, कुछ की ऊपर ऊपर, तो कंपटीशन एक्ट ऊपर ऊपर से पढ़ना, काम हो जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैं कहता हूं अच्छे से। तो 1 to 75 तो आप छोड़ ही नहीं सकते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछने के चांस। अब इनमें है बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी गारंटी, इसमें आप लोग लिमिटेड सेक्शन पढ़ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आप लोग इसमें 1 से 2 क्वेश्चन से मिलते हैं, और उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा पोर्शन है, लिमिटेड पढ़ना है और जिस्ट लिखना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, केवल इंपॉर्टेंट से काम नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट को ज्यादा पढ़ना है। हम लोग एग्जाम में जुडिशरी की तैयारी में या फिर कॉलेज में हम लोग मेन पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मेन तो अच्छे से पढ़ना है, और इंडेक्स एक बार पूरे कर दे, ताकि हमको बेसिक पता चले कौन से चैप्टर में क्या है, और हम लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हो, पार्टनरशिप एक्ट से आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, और ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात करता है, इसमें चांसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मिल सकते हैं, चांसेस इजिली क्रैक कर सकते हैं। कंपनी लॉ इनकॉर्पोरेशन, इसमें जनरल पूछा जाएगा, ज्यादा आपको अंदर नहीं जाना, बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं, बेसिक पढ़ के जाइएगा। अगर आप सीएस कर रहा है या आपने कोई अच्छे से पढ़ा तो आप इजिली दे सकते हैं, बेसिक 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। फैमिली लॉ, देखिए फैमिली लॉ में क्या कहेंगे, फैमिली लॉ को इस हिसाब से नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा या आप लोग भी पढ़ते हैं तो उसमें 2 पार्ट में पढ़ते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में आप चारों एक्ट पढ़ लेंगे और कुछ चीजें पढ़ लेंगे, हिंदू लॉ हो जाएगा। तो आपको इसमें इस यूनिट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हिंदू लॉ पढ़ना है, हिंदू लॉ जैसे ही पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली यूनिट खत्म होने लगेगी और ओवर हो जाएगी। मुस्लिम लॉ में भी अलग तरीके से पढ़ना है, इस यूनिट के हिसाब से तरीके से पहले आप मुस्लिम लॉ का पूरा पढ़िए, मेन टॉपिक पढ़िए, उसके बाद मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, और उसके बाद बचेंगे तो नीचे के टॉपिक्स में, जैसे इनमें है हमको लिमिटेड पढ़ना है, डिवोर्स में, तलाक में, मैरिज में अच्छे से पढ़ना है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपसे वही बात, हर यूनिट के अलग तरीका, अलग अप्रोच है, उस हिसाब से पढ़ना है।
एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा, अच्छे नंबर से क्रैक हो सकते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट। देखिए इसमें क्या है, ये बहुत लंबा बड़ा सिलेबस है, इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। लिमिटेड पढ़ के आप लोग नंबर क्रैक कर सकते हैं, तो पढ़ते रह जाएंगे तो ये खुद में ही एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। देखिए जैसे नेशनल मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सारे जो मेन एक्ट है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, उसका जिस्ट ओवरऑल पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशन को देखना है और एक बार चैप्टर को रीड करना है, ताकि आपको रीड का मतलब अपने माइंड में बैठाना है कि किस यूनिट में क्या है, किस चैप्टर में क्या है, कहां से कहां डील करता है, ये सब। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, यूएन कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं और इजिली निकाल सकते हैं। बेसिक इन्वायरमेंटल लॉ देखना है कि कब कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, 10-12 कॉन्फ्रेंसेस है मेन में, क्या ज्यादा बता रहा हूँ, 7 से 8 कॉन्फ्रेंसेस हैं। यूएनडीपी कब आया, रियो डिक्लेरेशन कब हुआ, इस टाइप से यूनिट हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इंडिया, इसमें आप लोग क्या करेंगे, वही हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन वो भी देखेंगे। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल ग्रुप ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है, एनजीटी एक्ट से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, एनजीटी एक्ट का भी बेसिस देखना है। ह्यूमन राइट्स पे बेसिक देखना है, ये भी तो इसमें आपको देखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि ऐसे तो खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक हल्का हल्का अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए उसके। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब देखिए तो खुद में एक समझ लीजिए सब्जेक्ट है। आप समझ लीजिए, आप देखिए आपका पेटेंट का पेपर होता था, ट्रेडमार्क का पेपर होता था, पूरे पूरी यूनिट्स है, और ये भी नहीं आप इस पर करिएगा इतना ही पूछेंगे, इसके अलावा भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको हर एक्ट का इसमें बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है, कॉपीराइट, उसके नेबरिंग राइट क्या है, और एक्ट का बेसिस, और एक एक्ट को एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, एक इसका एक्ट वो पढ़ना पड़ेगा। आईटी लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से बहुत ही अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ था 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे आईटी एक्ट, और सेक्शन 2 से ही कम से कम उसने 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, तो इसलिए आईटी एक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरे एक्ट को हल्का सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। इजी एक्ट है, आज के समय की जरूरत है, इससे पूछा जाता है, आराम से क्रैक। साइबर क्राइम में पनिशमेंट पूछी जाती है, पनिशमेंट पढ़नी पड़ेगी। कंपैरेटिव लॉ, अब देखिए ये जो है इसमें क्या होगा, ज्यादा आपको थॉरो स्टडी नहीं करनी, बहुत अंदर तक नहीं पढ़ना, ऊपर का हल्का हल्का बेस पढ़ना है। बेस पढ़ने से आपका पेपर निकल जाएगा, नंबर स्कोर हो जाएंगे। इसमें आपको हर टॉपिक को हल्का हल्का बेस बेस पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कि जैसे यूएसए, आप एक चार्ट बना लीजिएगा, यूएसए, इंडिया, यूके, कैसे सभी कंट्री में क्या क्या बेस है, क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस में 2 से 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर हम लोग ओम्बड्समैन, ओपन गवर्नमेंट, अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें हल्का हल्का बेस पढ़ना आराम से हो जाएगा। अब हम लोग पहले की यूनिट में आ जाए, जूरिस्प्रूडेंस। देखिए जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग, इंपॉर्टेंट भी है। जूरिस्प्रूडेंस की अच्छी से तैयार है, वो एज ले लेता है सबसे। इसमें क्या होगा, आप लोग नेचर एंड सोर्सेस में जूरिस्प्रूडेंस के जो ऑथर है, मेन जूरिस्ट है, उनकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में देखिए बहुत बड़ा है, आपको पता है, क्वेश्चन क्रैक करना बहुत ज्यादा इसमें टफ हो जाता है, इसलिए कम मेहनत करिएगा। आप बस ये कर सकते हैं, इसमें किस स्कूल की क्या आइडियोलॉजी थी और कौन कौन मेन थे, उनके बारे में पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप टर्मिनोलॉजी याद करने के बेस में पढ़ेंगे, कि चीज याद करनी है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। ठीक है, लॉ एंड मोरालिटी में बेसिक पर समझ लेंगे, हो जाएगा। राइट एंड ड्यूटीज पे एक क्वेश्चन आता है, होप फील्ड का एक चार्ट है, वो बन जाएगा, उसका भी ट्रिक होती है, आराम से आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। लीगल पर्सनैलिटी पे एक क्वेश्चन मिलता है, आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो जब जितना स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में मेहनत करेंगे, उस मेहनत अगर आप नीचे के टॉपिक्स में कर लेंगे, आप स्कोर कर जाएंगे नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजीशन पे आप बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बेसिक होता है, पोजेनिस क्या होता है, ऑनरशिप क्या होता है, कौन से ऑथर ने दिया, इस टाइप से डील करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी बेसिस है, इसमें कुछ कम क्वेश्चन आते हैं, इसको आप हल्का सा पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। सब मैंने आपको जिन बता दी है। देखिए आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट लॉ एग्जाम आप चाहे 100 क्वेश्चन की तैयारी करिए,
लेकिन ये ना समझिएगा 100 के 100 क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाएंगे, क्योंकि आपके 70 से 80 क्वेश्चन मानिएगा पढ़ के आए, पढ़े हुए आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। 50-60 मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़े हुए आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको लगेगा क्यों ये आप, क्योंकि आप वो कह देंगे कि जूरिस्ट की बॉन्ड का ईयर बताइए, तो वो जनरली जूरिस्ट की याद तो होते नहीं है स्टूडेंट्स को। अगर आप उनसे ईयर पूछ लेंगे कब बॉन्ड हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उन कोर्सेज को अपने ईगो पे मत लीजिएगा, उनको आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है लगा के आगे बढ़ जाए, ठीक है। बस इस टाइप से करेंगे, अच्छे से स्कोर कर जाएंगे आप लोग, मुझे पता है। बहुत जल्दी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पे मैं आता रहूंगा, बताते रहिए। कोई दिक्कत हो इस क्लास में भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, मैं आगे और सही करने की कोशिश करूंगा। पहली क्लास है आज। तो ये हमारा दिसंबर 2024 का बैच स्टार्ट हो रहा है। लॉ का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। आप इसमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकेंगे कब से लॉ सब्जेक्ट का बैच पेड कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसमें एनरोल्ड हो जाइएगा, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। उसमें बहुत ही अच्छे से प्लान तरीके से टारगेट स्टडी करके हम लोग जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। कोई टफ नहीं है, आराम से मैं आपको बताऊंगा। लॉ बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ना होता है, एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया, बहुत ही ईजी है सब चीजें, ठीक है। ये जीआरएफ अड्डा का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ्री क्लास मिल जाएगी, फ्री लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, सबको फायदा करेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीआरएफ अड्डा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको मेरी क्लासेस की और मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। पेपर 1 के लिए भी मैम की मिलती रहेगी। पेपर 1 जरूर पढ़िएगा, बिना पेपर 1 के दैट लॉ बहुत टफ हो जाता है। थैंक यू। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियोस में उसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।